हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये हमारा रिवीजन चल रहा है। हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम जो है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा सेट-ज़ेफ रूल। ठीक है, तो सेट-ज़ेफ रूल में हमने क्या कहा था कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे जहां पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच होंगे, पर डबली बॉन्डेड कार्बन यानी कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां पर जिससे ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, या हम इसको अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन होंगे, वो हमारा क्या होगा, एक मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 ब्रोमो पेंटेन लिया है। ठीक, 2 ब्रोमो पेंटेन लिया है तो या तो H यहाँ से एलिमिनेट होगा या तो H यहाँ से अगर हटेगा तो देखो दोनों में प्रोडक्ट किस प्रकार बन रहा है। यहाँ पर पेंट 1 इन बन रहा है जबकि यहाँ पर पेंट 2 इन बन रहा है। अब हमने क्या कहा, ये जो पेंट 1 इन बन रहा है ना, ये जो पेंट 1 इन बन रहा है, यहाँ पर क्या है, देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और अगर हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप देखें तो एक ही एल्काइल ग्रुप इसका अटैच है, ये पूरा। ठीक, वहीं जब हमने पेंट 2 इन बनाया, यहाँ पर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। और अगर हम एल्काइल ग्रुप की तरफ से देखें तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप इधर है और एक एल्काइल ग्रुप इधर है, यानी कि ज्यादा एल्काइल ग्रुप भी कहाँ है, पेंट 2 इन में ही है। यानी कि पेंट 1 इन के कंपैरिजन में पेंट 2 इन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। कितना परसेंट बनता है, ये बनता है हमारा 81%, जबकि हमारा पेंट 1 इन बनता है 90%। तो पेंट 1 इन को हम पेंट इन भी लिख सकते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और सेट-ज़ेफ रूल हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में, अच्छे से इसको समझ लिया था, तो आप ये समझ गए। आगे बढ़े, आगे उसके बाद हमने रिएक्शन की थी, मेटल्स के साथ रिएक्शन की थी, फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की। फिर हमने क्या कहा था, जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है तो इसकी रिएक्शन अगर हम या वाटर अल्कोहल किसी के साथ भी कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है। क्योंकि वो मिलता है क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। उसके बाद हमने हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी नेम रिएक्शन भी है, ठीक है, वो थी हमारी गुड्स रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें जो है हाइड्रोकार्बन यहाँ पर मिलता है। इस प्रकार हमने ये भी देख लिया था, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे। आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स। अब हेलो अरीन्स की रिएक्शन क्या होती, अभी तक तो हमने हेलो एल्कीन्स पढ़ा। हेलो एल्कीन्स हम अच्छे से पढ़ चुके। हेलो एल्कीन्स में हमने रिएक्शन, सारे मेथड्स, सारी रिएक्शंस वगैरह हमने पढ़ ली। अब हेलो एरीन्स की बारी आती है। तो हेलो एरीन्स में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे क्या होती है, SN1 रिएक्शन होती है। ठीक, अब SN1 रिएक्शन में होता क्या है, क्या होता है SN, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि पहले हमारा कार्बोकैटायन बनता है। ठीक, और कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन में हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है। में जो SN1 रिएक्शन है वहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, क्या है, टर्शरी ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। ये हमने SN1 रिएक्शन में क्या पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा था रिएक्टिविटी का। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक,
सेकेंडरी से, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। ठीक, इतना समझ में आया। अब SN1 रिएक्शन में होता क्या है कि पहले कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। जब कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होगा, जब कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन कैसे बना, जब हमारा इस प्रकार RX था, इसमें से X हमारा क्या है, लीविंग ग्रुप है, ये हमारा क्या हो गया, इसने लीव कर लिया, इलेक्ट्रॉन लेकर के लीव हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार कार्बोकैटायन बनता था। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था। ठीक, अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना, जब ये स्टेबल हुआ, जब क्या हुआ, ये स्टेबल हुआ, उसके बाद ही तो हमारा न्यूक्लियोफाइल था जो उसने यहाँ पर अटैक किया। कब किया, जब ये स्टेबल हुआ, स्टेबल हुआ, यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव चार्ज देखा, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ठीक, इसीलिए ये रिएक्शन हुई, SN1 रिएक्शन इसीलिए हुई। वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं, रिंग में आ जाते हैं, और हमारा क्या हो जाता है, रेजोनेंस होने लगता है, जिस वजह से अलग अलग रेजोनेटिंग बनते हैं, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। यानी कि ये बॉन्ड क्या होता है, क्लोरीन का जो ये बॉन्ड है इसके साथ, ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक, स्ट्रांग होता है, यानी कि ये आसानी से, जैसे यहाँ पर तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो आराम से लीव कर रहा है, कार्बोकैटायन बना रहा है, न्यूक्लियोफाइल के लिए जगह बना रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है क्लोरीन यहाँ से नहीं निकलता। ठीक, जब क्लोरीन ही नहीं निकलेगा तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है SN1 रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती। ठीक, इन हेलो क्यों, किस वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट, हम क्या, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। Haloarenes, the electron pair of halogen atom are in conjugation with pi electron. पाई इलेक्ट्रॉन के साथ वो कॉन्जुगेशन में है, दिख रहा है कि देखो यहाँ पे पाई सिंगल और ये हमारे लोन पेयर आ गए, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और पॉसिबल, इस प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बन जाते हैं। इसलिए जो है रिएक्शन नहीं होती न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अगली बात ये है कि यहाँ पर अगर हम हेलोअरीन्स की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें, ये भी हेलो एल्केन है ना हमारा, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर s कैरेक्टर कितना है, 33% है, जबकि यहाँ पर कितना s कैरेक्टर है, यहाँ पर कितना एस कैरेक्टर है, देखो यहाँ पर है 25% एस कैरेक्टर। कितना परसेंट है एस कैरेक्टर, 25%। ठीक, तो यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करके रखेगा। क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के नहीं रखेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखेगा तो ये एक्स जो है अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं बन पाएगा, और एक्स जो है इसे छोड़ करके बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये इसमें क्या है, तो होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। जबकि यहाँ पर तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कहीं से होल्ड करके रखा है, ये क्या होगा, अच्छा लीविंग ग्रुप बन करके बाहर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और रिएक्शन होगी। उसी प्रकार यहाँ पर जो है ये इसको होल्ड करके रखेगा, एक्स बॉन्ड यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर एक्स है, तो ये बॉन्ड इसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा sp3 से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, तो कार्बन हेलो एल्केन, ठीक है, होल्ड करके रखेगा, जिस वजह से यहाँ पर ये बाहर नहीं जाएगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक, चलिए ये दो पॉइंट भी हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर कर चुके थे। तो आपको अब यहाँ पर अच्छे
ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब अगर फिनाइल कैटायन बन भी गया, अगर क्या हो गया, क्लोरीन या जो भी हमारा एक्स है, लीविंग ग्रुप है जिसे हम लीविंग ग्रुप कह रहे हैं, वो अगर बाहर चला भी गया, हमारा हैलोजन बाहर चला भी गया, और अगर फिनाइल कैटायन बन भी गया तो क्या होगा। अब जैसे हम हेलो एल्कीन्स में रिएक्शन कर रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था, फिनाइल सॉरी वहां पर क्या होता है, कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोकैटायन बन रहा था। ठीक, कार्बोकैटायन बन रहा था। न्यूक्लियोफाइल कब आएगा, जब कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पर अगर फिनाइल कैटायन बन भी गया तो फिनाइल कैटायन क्या स्टेबल तो है ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा। इसीलिए इन केस ऑफ हेलोएरीन्स में क्या होता है, द फिनाइल कैटायन formed as a result of self ionization will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out। इसीलिए यहाँ पर कोई SN1 मैकेनिज्म नहीं होगा। तो नहीं होगा क्योंकि फिनाइल कैटायन क्या होगा, हमारा इनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक, अब अगली बात पढ़ें। बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन के कारण इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच अरीन। अब जब हम हेलो एल्कीन, पॉइंट का मतलब क्या है, जब हेलो एल्कीन, तो हेलो एल्केन्स में हमने क्या देखा कि जो कार्बोकैटायन है वहां पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल आकर के झट से उसके साथ उस पर अटैक करके रिएक्शन हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फिनाइल है उसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, वो तो खुद पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, पहले से अमीर है, उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब कोई और इलेक्ट्रॉन वहां पर आएगा, अब देखो जिसके पास पहले से ही खुद से क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को ला रहे हैं जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में सेम चार्ज क्या होगा, रिपल ही तो, रिपल्शन ही होगा ना इनके बीच में। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अभी तक हेलो एल्केन्स में हो रहा था वो कार्बोकैटायन था। ठीक, प्रकार से हमारा कार्बोकैटायन था, तो ये क्या कर रहा था, हमारे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो यहाँ पर आकर के ये अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा क्या है, जो जो हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है, ये जो हमारा क्या है, जो हमारी फिनाइल, उसमें तो पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, और अब न्यूक्लियोफाइल भी उसके पास आएगा तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिस वजह से ये अप्रोच आगे नहीं बढ़ेगी, जिस अप्रोच आगे नहीं बढ़ेगी। इतना समझ में आया कि ये जो अप्रोच आगे बढ़ेगी, क्योंकि अरीन्स और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के पास जब इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन क्या है ना, दोनों जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है तो आपस में पास आएंगे तो रिपल ही तो करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉसिबल रिपल्शन होता है। बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच अरीन, तो इट इज लेस लाइकली, तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन रिच जो न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच अरीन को अप्रोच नहीं करता। ठीक, पॉइंट समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया हेलो एल्केन्स की जो हमने रिएक्शन कराई थी और हेलो एल्केन की जो रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया। चलिए, अगर कहीं पर भी अगर आपको यहाँ पर परेशानी है या समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, ये तो जो ये पॉइंट्स है ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल। अब ये क्या हो गया, अभी तक हमने क्या बोला कि जो हमारा हेलो एरीन्स है रिएक्शन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर क्या है, वो खुद पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है, तो वहां पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, उस वजह से रिएक्शन नहीं हो पा रही। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन क्यों हो रही है, देखो
अगर हम उसको नॉर्मल कंडीशन हटा दें, यानी कि NaOH के साथ और टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, प्रेशर इंक्रीज कर दें, यानी कि टेम्परेचर 623 केल्विन कर दें और जो हमारा प्रेशर है वो 300 atm हम कर दें, तो रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। तो क्लोरीन जो है वो जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक, ये आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऊपर वाली, ये आपको नोट कर लेनी है। ठीक, ये जो है Cl से OH जो हमारा बना, यानी कि ये हेलो एरीन से हमारा क्या बन गया, फिनॉल बन गया है ना। तो ये रिएक्शन एग्जाम में आती है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है ये क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर के साथ ये जो है क्या बनाता है, फिनॉल। क्या करता है, ये फिनॉल यहाँ पर बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होती है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास है Cl, ठीक, ये आया यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन और ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन कोट करके आ गए यहाँ पर। अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना इसका, देखो Cl, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन सी पोजीशन है ये, ऑर्थो पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आ रही है, ऑर्थो पोजीशन पर आ रही है। अब ये बॉन्ड गया यहाँ और ये जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड की वो चले गए यहाँ। तो किस प्रकार से ये बनेगा, देखो डबल बॉन्ड Cl तो है, अब ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ऐसा आ गया और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ गई। ठीक, कहाँ पर आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर आ गई। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन। चलिए आगे इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। जब ये बॉन्ड उठ करके गया यहाँ और ये बॉन्ड उठ करके गया यहाँ, तो क्या हुआ हमारे पास, देखो ये बॉन्ड तो यहीं पर ही था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये उठ करके गया यहाँ पर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ पर बढ़ रही है, ऑर्थो पर और पैरा पर। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, दिख रही है हमें, ये देखो ऑर्थो पर, यहाँ पर पैरा पर और यहाँ पर ऑर्थो पर। ठीक, तो इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहाँ पर बढ़ रही है, ऑर्थो और पैरा पर। ठीक, कहाँ पर नहीं बढ़ रही, मेटा पर नहीं बढ़ रही, तो मेटा से इसको फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि ये जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्टिवेट कर रहे हैं, ऑर्थो। बाकी कुछ आगे हम पढ़ेंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ जो होते हैं वो हमारे मेटा डायरेक्टिंग भी होते हैं, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर अभी के लिए हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये जो हमारे होते हैं हेलो अरीन्स, ये क्या है हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन। ठीक, चलो अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है, तो अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो क्या होगा। देखो पहले रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, किस वजह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। कैसे जो है Cl जो है इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन देता है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इस वजह से जो है ये स्ट्रांग हो जाता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है और Cl को जाने नहीं देता, ये यहाँ पर कोई X को जाने नहीं देता, इस वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती। फिर हमने कहा लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशन से क्या कर ले, कंडीशन टेम्परेचर क्या कर लें, बढ़ा दे, 623 केल्विन कर दे और प्रेशर क्या कर दे, 300 atm कर दे NaOH की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये Cl यहाँ से क्या करेगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, Cl चला जाएगा, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा। OH कहाँ से है, NaOH से आया है ना OH। ठीक, OH हमारा आएगा और रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, इतना हमने समझ लिया। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां जहां पर बढ़ रही है वहां पर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें,
है ना। अगर जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पर अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, ऐसा ग्रुप अगर हम लगा दे तो क्या होगा, देखो जैसे कि पहले उसमें हम देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पर एक NO2 यानी कि अच्छा NO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो यहां पर ये रहा Cl है, यहां पर क्या आ गया हमारा N, इस प्रकार हमारे NO2 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब देखो यहां पर पैरा पोजीशन पर NO2 आ गया। ठीक, देखो पैरा पोजीशन पर NO2 आ गया। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, अभी तक तो टेम्परेचर 623 केल्विन था, अब हम यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम भी देंगे तो भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर अब देते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर तो भी हमारी रिएक्शन क्या हो रही है। ठीक, अगर हम ऑर्थो और पैरा दोनों पे क्या थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो दिख रही है ना, यहाँ पर देखो ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर देखो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर हम ऑर्थो और पैरा दोनों पर क्या लगा दे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, जो इलेक्ट्रॉन रिंग से क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमें टेम्परेचर और कम देना पड़ेगा, 368 केल्विन में भी अब हमारा रिएक्शन हो गई। और अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तीनों तरफ यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन, जैसे कि ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन तीनों में ही NO2 ग्रुप लगा दे तो हमारी रिएक्शन और इजीली हो जाएगी। तो हमें टेम्परेचर वगैरह कुछ, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको हल्का सा वार्म करना है, हल्का सा क्या करना है, वार्म करना है, और हमारी रिएक्शन पर इजीली हो जाएगी। Cl यहाँ से OH ग्रुप Cl को क्या कर देगा, रिप्लेस कर लेगा। ठीक, इतना समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने NO2 लगाया, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ग्रुप है तो हमने दो ग्रुप हम जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से रिंग पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी करेगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, ये तो चला जाएगा लीविंग ग्रुप। ठीक, और हमारी रिएक्शन हो जाएगी अच्छे से कर रहे थे। चलिए, तो इतना आपको समझ में आया कि कैसे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इससे जो है कई बार क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, और आपको जो है कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान देनी है, समझनी है, और कुछ चीजें जो है थोड़ा बहुत चीजें आपको लर्न भी यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए बनाने। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हम चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कई बार हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई बार हमने क्या कर लिए, ड्रॉ भी करे हैं। तो आपको रेजोनेटिंग तो समझ आ गए होंगे, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है ये भी समझ आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक, तो अगर हम ये जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ले तो हमें टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या कम कर रहे हैं, अगर एक ग्रुप लगाते हैं या दो ग्रुप लगाते हैं या तीन ग्रुप लगाते हैं तो उस हिसाब से हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता है उसका रहता है, और हमारी रिएक्शन हो जाती है। ये आपको समझना है, इसे अब आप नोट कर लीजिए। कहीं पर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी आपको आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको समझ है, कोई कुछ अगर आपको लगता है कि यहाँ पूछ सकते, चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अब आगे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक, क्या पढ़ रहे हैं आगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हैलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हैलोजन एटम जो है स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग तो है, लेकिन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसीलिए जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होगा। कहाँ होगा सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक एलिमेंट मतलब एक हमारा हटेगा और दूसरा उसकी जगह पर
आएगा उसी को तो कहा जाता है ना सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, हेलोजन एटम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्यों होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि देखो अगर हमारे पास इस प्रकार से क्या है, ठीक ये है, अब हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाते हैं, अच्छा ये बॉन्ड जो है हम इधर को भी बना सकते हैं, फिर हमें रिंग के क्या करने पड़ेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन उठाना पड़ेगा। ठीक, दोनों ही सही है, जैसे भी आप बनाना चाहें, तो आप ऐसे बना लीजिए, ये ज्यादा इजी है। ठीक, चलो तो ये बॉन्ड उठ करके आ जाता है यहाँ पर, कैसे होगा देखो यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर एक, ये हो गया, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया कुछ। ठीक, अब आगे हम बढ़ें, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है ये उठकर आ जाता है यहाँ पर। तो जब ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आ रहा है तो देखो कैसे हो रहा है, ये बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, ये बॉन्ड ये यहाँ पर। ठीक, ध्यान से देखिए हो क्या रहा है कि डेंसिटी कहाँ कहाँ पर बढ़ रही है, ऑर्थो पे और पैरा पे। अब आगे देखें, अब ये बॉन्ड उठ करके आ रहा है यहाँ पर और ये बॉन्ड उठ करके जा रहा है यहाँ पर। ठीक, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड तो यहीं पर रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स उठ करके चले गए यहाँ पर और यहाँ पर आ गया हमारा ये वाला बॉन्ड उठ करके। ठीक, ना समझ में आया कैसा हुआ। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। ठीक, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज होती है। ठीक, चलिए, ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यानी कि रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस ही तो हुआ। अच्छा ये इससे क्या हम बताते हैं, इससे क्या डिनोट करते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पता चलता है ना कि ये ऐसा स्ट्रक्चर हो या ऐसा स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है। देन एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में मेटा पोजीशन है ये वाली, देखो यहाँ पर कहीं पर भी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। फर्दर द हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। तो हैलोजन जो हमारा है एक्स, उसके पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, जिस वजह से उसके पास क्या टेंडेंसी, पास ये टेंडेंसी है कि वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, अब खींच सकता है। ठीक, एज अ रिजल्ट द रिंग गेट समवट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। इस वजह से जो रिंग है वो क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है बेंजीन के कंपैरिजन में, एंड हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन। इसीलिए जो रिएक्शन है हेलोएरीन्स की ये क्या होती है, स्लोली होती है और ड्रास्टिक कंडीशन इसको चाहिए होती है एज कंपेयर टू बेंजीन, बेंजीन के कंपैरिजन में मिला के है। ये हमारा बेंजीन है, ठीक, और ये हमारा हेलोएरीन है। अब दोनों में बेंजीन रिंग तो है, में बेंजीन रिंग तो है, लेकिन 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 यहाँ पर जो ये हेलोजन है ये क्या है, इसमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, जिस वजह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिंग से विड्रॉ कर सकता है, क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से विड्रॉ कर सकता है। ठीक, अच्छा अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ चला जाएगा, तो कैसे बनेगा इसका फाइनल, ये बॉन्ड तो यहाँ पर पहले से थे, ये वाला ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आ गया, ये रहा एक्स, और इसके वापस से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। चलो अब बात आते हैं, अब बेंजीन और ये जो हेलोएरीन है दोनों में से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बेंजीन रिंग है ये भी है,
ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या, एक हैलोजन अटैच है, हैलोजन ग्रुप है, ठीक। अब इस हैलोजन का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन से क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, ठीक। यहाँ पर लिखा गया है कि द हैलोजन हैज माइनस आई इफेक्ट एंड हैज सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, यानी कि ये बेंजीन रिंग से कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, जिस वजह से रिंग जो है क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिंग कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो जाती है। जब रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, इसीलिए जो यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है, ठीक। जब रिएक्शन स्लो हो जाती है तो रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कंडीशन देनी पड़ती है, रिएजेंट डालने पड़ते हैं, ठीक। तो ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं। जबकि हम बेंजीन में देखें अगर, तो बेंजीन में तो आसानी से रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई रिंग डीएक्टिवेशन ये चीजें तो है नहीं, यहाँ पर तो कोई हैलोजन नहीं है ना जो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर यही कहा गया है कि समवट ये क्या होती है, इसको क्या कर देती है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देती है, और फर्दर रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है, जिस वजह से हमें ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती है रिएक्शन को अच्छे से कराने के लिए, ठीक। आपको समझ में आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर अगर समझने में कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ। चलिए, तो इससे कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर आप बना लीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से समझिए, ऑर्गेनिक की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से आपको समझ में आए। और कहीं पर समझने में अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।